नमस्कार। मैं डॉक्टर सीताराम बाहेती, एमडी इन मेडिसिन, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट फिजिशियन के हिसाब से प्रैक्टिस करता हूँ बड़ा बाजार में, एज वेल एज अपोलो हॉस्पिटल, बीएम बिरला हॉस्पिटल, मारवाड़ी लिव सोसाइटी हॉस्पिटल। आज हम एक ऐसी फेफड़ों की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है और सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है। उसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो शॉर्ट में हम लोग सीओपीडी बोलते हैं। सीओपीडी के मुख्य रूप से दो स्थितियां होती है। पहला है वात स्फीति। वात स्फीति और इंग्लिश में इसको एम्फाइसीमा भी बोलते हैं। और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। वात स्फीति आपके फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु काशिकाओं में होने वाली डैमेज की वजह से होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपके वायु मार्ग में लंबे समय तक सूजन पैदा करने वाली स्थिति के कारण होती है। अगर इससे इन शब्दों में नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अपने फेफड़ों को अगर एक पेड़ की तरह समझे तो वायु मार्ग माने ब्रोंचियल नलिकाएं जो होती है, शाखाएं की तरह अगर उनको मान ले, जो हवा को अंदर और बाहर ले जाने का काम करती है। इन शाखाओं के अंत में स्थित छोटी वायु कोशिकाएं यानी एल्वियोलाई पत्तियों की तरह होती है, जहां से ऑक्सीजन आपके रक्त में पहुंचती है। वात स्फीति माने एम्फाइसीमा में कई पत्तियां क्षतिग्रस्त या टूटी हुई होती है, इसलिए आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में शाखाओं में सूजन आ जाती है, बलगम से भर जाती है, जिससे हवा का अंदर और बाहर आना मुश्किल हो जाता है। ये सभी समस्याएं मिलकर के सांस लेना मुश्किल कर देती है। इसी प्रक्रिया को सीओपीडी कहते हैं। सीओपीडी एक बड़ी ही स्वास्थ्य चुनौती है। दुर्भाग्य से ये दुनिया भर में मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण है, जो हर साल लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। हालांकि सीओपीडी में योगदान देने वाले कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो होता है वो होता है तंबाकू धूम्रपान। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सीओपीडी से जुड़े लक्षण क्या क्या है। सबसे आम लक्षण में सांस लेने में कठिनाई शामिल है। आपको पुरानी खांसी भी हो सकती है, जिसकी कभी कभी कफ या बलगम निकलने की शिकायत भी हो सकती है। सीओपीडी से ग्रस्त लोग लगातार थकान और सुस्ती की स्थिति में रहते हैं। उसका कारण होता है पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाना। सीओपीडी के लक्षण अचानक बढ़ भी सकते हैं, जिन्हें हम लोग फ्लेयर अप कहते हैं। ऐसा दौर आने पर कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति रहती है, जिसका इलाज अतिरिक्त दवाइयों के चलते करना होता आवश्यक हो जाता है और ये स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। सीओपीडी के साथ रहने से अन्य समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है, जैसे फ्लू और न्यूमोनिया जैसे फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, फेफड़ों का कैंसर होना, हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, मांसपेशी व हड्डियां कमजोर हो सकती है और अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां जो क्रोनिक बीमारी होने के कारण पैदा होती है वो भी हो सकती हैं। सीओपीडी के लक्षण आमतौर पर मध्य जीवन में विकसित होते हैं। जैसे जैसे स्थिति बढ़ती है, सांस लेना मुश्किल होता जाता है, जिससे रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इससे चिकित्सा उपचार में खर्च के अलावा काम और घरेलू जीवन दोनों में भारी आर्थिक बोझ पड़ जाता है। सीओपीडी क्यों होता है ये जानना जरूरी है। इस पर आगे बढ़ते हैं। सीओपीडी तब विकसित होता है जब फेफड़े और वायुमार्ग समय के साथ क्षतिग्रस्त या सूज जाते हैं। सीओपीडी के कई कारण होते हैं, जिनमें मुख्य हैं। सबसे पहला कारण होता है धूम्रपान। धूम्रपान सीओपीडी का मुख्य कारण है, जो हर 10 में से लगभग 9 मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। सिगरेट के धुएं में मौजूद हानिकारक रसायन आपके फेफड़ों और वायुमार्ग की नाजुक परत में सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। उन नुकसान के चलते ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सीओपीडी को और बिगड़ने से रोकने के लिए धूम्रपान छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। यहाँ तक कि दूसरों की सिगरेट के धुएं के संपर्क में आने से उतना ही नुकसान होने का डर रहता है, जिसको हम लोग निष्क्रिय धूम्रपान यानी पैसिव
स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग भी आपका सीओपीडी होने का जोखिम अच्छे खासा बढ़ा सकता है। दूसरा कारण होता है कार्य स्थल पर धुआं और धूल। कार्यस्थल पर कुछ प्रकार की धूल और रसायनों के संपर्क में आने से भी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और सीओपीडी का खतरा बढ़ सकता है। इनमें धुआं और धूल में कैडमियम धूल और धुआं, अनाज और आटे की धूल, सिलिका धूल, बिल्डिंग का धुआं, आइसोसाइनाइड का धुआं और कोयले की धूल जैसी सामग्री भी सीओपीडी से जोड़ी गई है। तीसरा मुख्य कारण वायु प्रदूषण। लंबे समय तक प्रदूषित हवा से सांस लेने से आपके फेफड़ों की कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है। कुछ शोध बताते हैं कि इससे सीओपीडी का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि वायु प्रदूषण सीओपीडी के बीच सटीक संबंध पर अभी भी शोध जारी है। चौथा कारण होता है अनुवांशिक, माने जेनेटिक। ऐसा प्रतीत होता है सीओपीडी में एक जेनेटिक घटक भी होता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं और आपके परिवार का कोई सदस्य इस स्थिति से ग्रस्त है तो आपको सीओपीडी होने की संभावना अधिक हो सकती है। इससे पता चलता है कि कुछ लोगों के जीन उन्हें अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। यही 4 मुख्य कारण सीओपीडी के होते हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर से कब परामर्श लिया जाए। अगर आपको सीओपीडी के कोई भी लक्षण जैसे लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नियमित रूप से थकान महसूस हो तो डॉक्टर से बात करना जरूरी है। अगर आपको सीओपीडी के लक्षण जैसे कि लक्षण तेजी से बिगड़ना दिखाई दे तो भी आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। भले ही आपको यकीन न हो कि आपके लक्षण सीओपीडी के कारण है या नहीं है, एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर आमतौर पर सीओपीडी और अन्य स्थितियों के बीच में अंतर कर सकता है। सीओपीडी का जल्दी निदान होना बेहद जरूरी है। इससे आपका इलाज जल्दी मिल सकता है। इससे बीमारी की गंभीर और जानलेवा होने से पहले ही आपकी प्रगति को धीमा करने में मदद मिल सकती है। इसलिए इंतजार न करें, अपने सांस लेने और खांसी से जुड़ी समस्याओं के बारे में डॉक्टर से बात करें। सीओपीडी के कारण पुरानी खांसी भी होती है। वो क्यों होती है? सीने में जकड़न वाली खांसी सीओपीडी का एक आम लक्षण होती है। तो ये खांसी क्यों होती है? क्योंकि आपके फेफड़ों के वायुमार्ग जो होते हैं वो सूज जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं और फेफड़ों के उत्तर उनकी सामान्य लोच खो देते हैं, माने इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इससे हवा के अंदर से इससे हवा को ठीक से अंदर और बाहर आना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवा फंस जाती है, उससे आपको पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर नहीं मिल पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यही मेन कारण बनता है आपके खांसी के लिए। वायुमार्ग में ये रुकावट और जकड़न खांसी का कारण बन जाती है और खासकर जब आप गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं उस समय जरूर खांसी हो जाती है। आपके फेफड़ों के अंदर सीलिया नाम की छोटी बाल जैसी संरचना होती है। सीलिया माने एक जो आमतौर में बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन सीओपीडी के केसेस में ये सीलिया अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बलगम को बाहर नहीं निकाल पाता है और चूंकि बलगम को बाहर नहीं निकाल पाता है तो बलगम जलन पैदा करता है और खांसी का कारण बन जाता है। सीओपीडी से पीड़ित लोगों में बलगम ग्रंथियां जो बलगम पैदा करती है वो भी बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि फेफड़े सामान्य से अधिक बलगम बनाते हैं और चूंकि सीलिया ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए बलगम जमा हो जाता है और शरीर के बाहर निकलने के लिए मरीज को खांसी जोर से करना पड़ता है, तो वो भी एक कारण बनता है पुरानी खांसी। श्वसन तंत्र में सोजन खांसी का एक अन्य कारण होता है। सिगरेट का धुआं या वायु प्रदूषण के कारण लगातार उनके संपर्क में रहने के कारण वायु मार्ग में जलन और सोजन हो जाती है। उससे खांसी अधिक और बार बार हो जाती है। सीओपीडी के साथ खांसी में क्या बदलाव आता है ये भी एक जानना जरूरी है। अस्थमा जैसी एक अन्य फेफड़ों की बीमारी भी खांसी का कारण बन सकती है। हालांकि वह अस्थमा की खांसी अक्सर आती जाती रहती है और रात में या विशिष्ट एलर्जी के कारण बढ़ती है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है सीओपीडी में
पीड़ित कुछ लोगों में अस्थमा भी होता है। ऐसे मामले में जो भी चीज अस्थमा के लक्षण को बढ़ाती है वो सीओपीडी के प्रकोप को भी बढ़ा सकती है। अगर आपको सीओपीडी है तो आप देख सकते हैं सुबह उठते ही आपको खांसी बढ़ जाती है। उसके साथ आपको थकान भी महसूस होती है। खांसी लगातार बनी रहती है। फिर अचानक खांसी आने पर और भी बदतर हो जाती है। आपको गाढ़ा पीला बलगम भी आ सकता है। कभी कभी खांसी सामान्य खांसी के इलाज से भी ठीक नहीं हो पाती है। सीओपीडी के अचानक बढ़ने से खांसी ज्यादा सक्रिय हो जाती है, यानी आपको ज्यादा बलगम आता है और आपको बार बार खांसी आने लगती है। अब इसका निदान होना जरूरी है। निदान के लिए सीओपीडी से पीड़ित व्यक्ति में खांसी का निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लक्षण अक्सर अन्य बीमारियों से एक साथ मेल खाते हैं। ये प्रक्रिया आमतौर पर एक विस्तृत चिकित्सा की इतिहास की समीक्षा से शुरू होती है, यानी पेशेंट की हिस्ट्री से शुरू होती है। आपका स्वास्थ्य सेवा पदार्थ लक्षणों और धूम्रपान की हिस्ट्री से और फेफड़ों में जलन पैदा करने वाले पदार्थों के संपर्क में आने से और श्वसन रोग के पारिवारिक इतिहास के बारे में पूछताछ करने से पता चलता है। इसके बाद एक शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इसमें आपके फेफड़ों की जांच और श्वसन संकट के लक्षणों की जांच और स्वास्थ्य स्थिति का आकलन शामिल होता है। यदि आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है तो आपको निम्नलिखित परीक्षण का सिफारिश भी कर सकते हैं, जैसे स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री एक ऐसी जांच है जो ये बताती है कि आप कितनी हवा अंदर जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। ये सीओपीडी के निदान में मदद करती है। दूसरा होता है फेफड़ों का रिजर्व जानने के लिए एक टेस्ट होता है। वो ये बताता है कि आपके फेफड़े कितनी हवा धारण कर सकते हैं। तीसरा होता है विसरण क्षमता परीक्षण। माने ये मूल्यांकन करने के लिए कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन करके आपके रक्त प्रवाह की कितनी अच्छी तरह से प्रभावित कर सकती है। माने आपकी ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैपेसिटी कितनी है, ये जानने के लिए। फिर एक्सरे छाती का फोटो करना भी जरूरी हो सकता है, जो आपको सीओपीडी के कारण फेफड़ों के कुछ बदलाव दिखा सकता है। ये सब परीक्षण सीओपीडी की पुष्टि करने में मदद करते हैं। इसके बाद वंश आपको निदान हो जाता है तो फिर उपचार जानना होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, जो दो सीओपीडी का हिस्सा है, का उपचार लक्षणों को नियंत्रित करने और रोग की प्रगति को धीमा करने पर केंद्रित होते हैं। पहले अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के उपचारों में शामिल होता है, सबसे पहला काम होता है धूम्रपान बंद करना। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो इमीडिएट बंद करना होगा, तो बेहतर सांस लेने और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए हेल्पफुल होगा। ब्रोंकोडायलेटर्स देने होते हैं। ये कुछ दवाइयां हैं जिनका उपयोग अक्सर इनहेलर के फॉर्म में किया जाता है, जो आपके वायुमार्ग के आसपास की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है। उससे आपका सांस लेना आसान हो जाता है। फिर आपको स्टेरॉइड भी दिया जा सकता है। स्टेरॉइड दिया जाता है वायुमार्ग में सूजन को कम करने के लिए। उससे सांस के द्वारा या गोली के रूप में भी लिखा जा सकता है। सांस के द्वारा इनहेलर फॉर्म में दिया जाता है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो गोली भी दिया जाता है। ऑक्सीजन भी दरकार पड़ सकती है यदि आपका सीओपीडी गंभीर अवस्था का है, आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ऑक्सीजन थेरेपी मास्क या नाक की नली के माध्यम से दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स का भी दरकार पड़ सकता है। अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन का लक्षण मिलता है, संक्रमण की संदेह हो, तो एंटीबायोटिक का भी हेल्प किया जाता है। दूसरा है आपका एम्फाइसीमा या वात स्फीति। उसके लिए उपचार में सबसे प्रथम होता है आपको धूम्रपान छोड़ना। उसके बाद दूसरा नंबर ब्रोंकोडायलेटर्स है, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तीसरा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से अगर काम नहीं होता है, आराम नहीं मिलता है, तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होता है। अगेन अगर संक्रामक हो यानी इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स की दरकार भी पड़ती है। ऑक्सीजन थेरेपी भी दरकार पड़ सकती है। आपके डॉक्टर सोजन रोधी दवाई आपके वायुमार्ग में सोजन कम करने के लिए देते हैं। फेफड़ों के कुछ बहुत कम केसेस में कुछ ऐसा भी करना पड़ सकता है कि फेफड़ों के आयतन में कमी सर्जरी, दैट इज लो वॉल्यूम रिजर्व सर्जरी। कुछ गंभीर मामलों में सांस लेने के सुधार के लिए
रोगग्रस्त फेफड़ों के लिए रोगग्रस्त जो फेफड़े का पोर्शन होता है उसको हटाया जाता है, उसको एलवीआरएस कहते हैं। ब्रोंकोस्कोपिक फेफड़ों में आयतन की कमी भी एक तरीके का इलाज होता है। ये एक तरफा वेल लगा देते हैं जिससे फंसी हुई हवा को काम करने में हेल्प मिलती है। इन सब के बावजूद बहुत सीवियर अगर प्रॉब्लम हो, बहुत गंभीर स्थिति हो, तो फेफड़े का ट्रांसप्लांट भी इसका अल्टीमेट असर होता है। अब ये सब तो डॉक्टर्स लोग करेंगे आपका इलाज और बताएंगे, आपको खुद को क्या ख्याल रखना चाहिए वो भी जानना बहुत जरूरी है। अपनी खांसी कम करने और सीओपीडी के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए आप स्वयं कुछ उपाय कर सकते हैं। उसके लिए धूम्रपान को छोड़ना होगा। सीओपीडी के लिए यदि सबसे अच्छा उपाय जो आप कर सकते हैं वो है धूम्रपान छोड़ना। दूसरा जो जो दूसरा है पॉल्यूशन जितना कम हो सके या अन्य उत्तेजक पदार्थ से दूर रहे जिनमें रासायनिक धुएं हो। परागकण और धूल से बचने के लिए जितना कोशिश कर सकें उतना अच्छा होगा। अपने घर में किसी को धूम्रपान भी न करने दें। धुंध भरे दिनों में घर के अंदर ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है। फेफड़ों में संक्रमण के बचाव के लिए आपको फ्लू, न्यूमोनिया और कोरोना 19 जैसे टीके लगवाना भी अच्छा रहता है। सर्दी जुकाम के मौसम में हाथ धोने का मजबूत रहती है, वो आपको हेल्प करेगी सांस लेने में। सक्रिय रहने से कभी नहीं डरना चाहिए। हालांकि व्यायाम से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन यह आपके फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह उन मांसपेशियों को मजबूत कर सकता है जो आपको सांस लेने में मदद करती है। अपने डॉक्टर से अपने सुरक्षित व्यायाम के बारे में बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मुख्य बातें ये है कि सीओपीडी के साथ जीना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब पुरानी खांसी जैसे लक्षण दैनिक जीवन में बाधा डालते हैं। लेकिन ये समझना कि खांसी क्यों है, समय के साथ इसमें कैसे बदलाव आते हैं, कौन से उपचार उपलब्ध हैं, व्यक्तियों को अपनी स्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। चिकित्सा देखभाल, जीवन शैली में बदलाव, स्व देखभाल रणनीतियों में सही संयोजन से लक्षण की गंभीरता को कम करना, प्रकोप को रोकना, जीवन को बेहतर गुणवत्ता बनाए रखना, प्रारंभिक हस्तक्षेप, नियमित अनुवर्ती कार्यवाही स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। सीओपीडी एक आजीवन स्थिति हो सकती है, इसलिए सही दृष्टिकोण के साथ यह आपके जीवन को परिभाषित नहीं कर जाए।